बात शुरू करूँ इसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा कष्ट दें और सीधे करके बैठें। तो अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ये मैंने आपसे ओम का उच्चारण क्यों कराया? आप में से मुझे कोई बताएगा ओम के क्या मायने? एक बार ये सवाल मुझसे मेरे पिताजी ने पूछा, स्वर्गवासी दादा, उन्हें पूरा इलाका दादा करता था और 92 ईयर्स की एज में और जैसे आप करते थे पहले सूचना थी घर वालों को, सबको बुलाया कि सुबह कल 5:22 में प्रस्थान है, 5:22 पे देर जाए। तो ऐसे पहुंचे हुए संत थे जिन्हें वेद पुराण रामचरित मानस कंठस्थ था, तो मैं अक्सर उनके पैर दबाया करता था। उन दिनों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रिंसिपल बन गया, PhD 94 से आया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि राजेश ओम का क्या मतलब है? तो जैसे सहज में आप लोग कहते हैं ओम भगवान का नाम है, या ओम जो है ब्रह्मांड में घूमने वाला एक ध्वनि है। तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि प्राचार्य तो बन गए पर मूर्ख नहीं, पढ़े लिखे लोगों को ओम की व्याख्या ऐसे नहीं करनी। तो पीछे वालों को सुनाई पड़ रहा नहीं? हाथ ऊपर करके बताओ, सुनाई पड़ रहा? क्योंकि ये काम की बात है, इसको तो सुन ही लेना, बाद में मत। आपने कभी सोचा ओम की व्युत्पत्ति किन अक्षरों से मिलकर होती है? हिंदी में आ और अंग्रेजी में एक और देखिए कितना सुखद सहयोग है। हिंदी में सबसे पहले आता है आ माने आचरण और अंग्रेजी में ए माने एक्शन, एक ही चीज। दूसरा अक्षर है उपदेश और अंग्रेजी में अटरेंस, अटर करना माने बोलना। और लास्ट वर्ड है मनन और इधर मेडिटेशन। तो हमेशा याद रखो, उपदेश देने के पहले आचरण करना सीखो और फिर कोई अगर इसके बाद भी ना करे तो मनन करो इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक बात है? मान लीजिए मैं किसी संस्था का प्रिंसिपल हूँ और मैं अपने नेक्स्ट सीनियर वाइस प्रिंसिपल जिसे आप कहते हैं, अगर क्या ऐसा कोई पद नहीं होता है पर वो 22, 23, 24 प्रिंसिपल अपने आप बन जाते हैं लोग, तो मैं अपने वाइस प्रिंसिपल से कहता हूँ कि यार ठंड बहुत पड़ रही है, तुम एक काम करना, सुबह ठीक टाइम पे जाकर असेंबली वगैरह करा लेना, मैं थोड़ा 12 बजे तक आऊँगा। तो वो कहेगा ये सब, लेकिन वो तत्काल अपने मन में क्या बोलेगा, अरे ठंडी सी को लगती है, हमको नहीं लगती। फिर वो क्या करेगा, अपने दोस्तों से कहेगा कि आज तो प्रिंसिपल 12, 12:30 तक आएगा, तुमको कुछ काम वाम निपटाना हो तो आराम से आ जाना। तो कोई कहेगा यार शाम को 12:30 बजे है, तो ठीक है मैं सबसे बात कर लेता हूँ और 1 घंटे। तो फिर वो फोन लगाएगा मुझे, सर हम 12 बजे के आएंगे, भाभी के साथ खाना ना खा के 2 बजे तक आ जाएगी और 2 बजे तक मैं जाऊँगा, अभी गाड़ी लगाओ। अब सवाल ये है कि मैं किसी से कैसे पूछ सकूंगा कि तुम टाइम से आए कि नहीं आए?
इसके उल्टे अगर मैं ठीक 7:30 बजे पहुंच जाऊं और हमारे मित्र जो है लेट आए थोड़े, तो ये सबसे पहले एक से देखेंगे तो डायस पे खड़ा है असेंबली में, फिर ये वहीं से बहाना ढूंढना शुरू करेंगे। अच्छा, ये भी मुझे कहा गया था पिताजी के द्वारा कि तुम किसी लेट आने वाले को तोड़ना, संबंध खराब नहीं करना है, उसे बिना संबंध खराब किए सुधारना है। कैसे? वो लेट आया, आपने कुछ नहीं किया, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर, आपने कहा गुड मॉर्निंग, आप नीचे कर दिया। अब वो समझ गया कि सर ने देख लिया कितने मिनट लेट आया, तो सफाई देगा। सर वो क्या हुआ, मैं समझ निकल नहीं वाला था कभी, सर वो बच्चे की बस आज नहीं आई तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, जाइए, क्योंकि नहीं तो आधा घंटे बहस करेगा तो पीरियड ही खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन वो फिर लेट आया, अब वो बहुत टेंशन में कि आज फिर लेट हो गया, आज क्या बहाना करो। तो पास में आके गुड मॉर्निंग सर, वो स्कूटर पंचर हो गई सर रास्ते में। आपने कहा गुड मॉर्निंग, घड़ी देखते हुए एक बार से गुड मॉर्निंग किया। अब उससे अपने आप को एक गिल्ट होगा कि सुबह स्कूटर पंचर हो गई तो 7:30 बजे किसी मैकेनिक की दुकान खुलती नहीं है, स्कूटी में तो स्टेपनी भी नहीं होती, तो ठीक कैसे हो गई अपने आप, ये मैंने क्या बात किया। पर आपने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ छोड़। तीसरे दिन वो फिर लेट हुआ। अब वो आते से सबसे पहले आपको बोलेगा वेरी सॉरी सर, वो रेड सिग्नल में फंस गया, फिर उसको सिर्फ पीटेगा कि यार सुबह 7 बजे सिग्नल होते ही। तो उसका झूठ तो अपने आप पड़ रहा है ना। और चौथे दिन वो किचन के दरवाजे पर खड़े होकर पहली बार पुरुषार्थ दिखाएगा अपनी पत्नी को, गुस्से में कुछ चिल्लाते हुए, टिफिन बना सकती हो तो बना दो, नहीं तो भूखा ही चला जाओ। तुमको पता है मेरा प्रिंसिपल, वो भूख सारा वही सोता है। तो प्रिंसिपल में भूत अपने आप दिखने लगा ना, प्रिंसिपल ने तो तुम्हें डराया। और प्रिंसिपल के आचरण से क्या हुआ कि उस लेट लतीफ को प्रिंसिपल में भूत, फिर वो आप टाइम से आना शुरू कर दें। ठीक है? तो एक बात तो आप सब लोग टीचर हैं, अपने अपने स्कूलों में जाएंगे, और हमारी सबसे खराब छवि दोस्तों यही है कि हम लोग टाइम से जाते हैं। पूरी टीचर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हम लोग सिर्फ घड़ी के कांटे के लिए नौकरी करते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं करते। जिस दिन हम लोग पढ़ाने लग जाएंगे पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या मैं क्लास में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे तनख्वाह मिलती, तब तो हमारी नौकरी फेल है। ठीक है भाई, मुझे तो इस बात की खुशी होना चाहिए कि मुझे समाज में इतना जिम्मेदार बनाया। क्या माइक दे रहे हैं? तो हमने सबसे पहले जो बात की कि हमें अपने आचरण में शुद्धता लानी है। हम जो दूसरों से चाहते हैं कि वैसा करे, वैसा हमें करके दिखाना पड़ेगा। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज राइट। अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ करके, तो फिर दूसरे लोगों को कॉपी करना। हम एक शब्द और यूज करते हैं, परख। परखना, परख क्या होता है? हम लोगों को एसेस करते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं, उनके बारे में यहाँ वहाँ खोज करते हैं, फिर अपने ओपिनियन बना। लेकिन हम पहले अपने आप को परखें। आप देखिए, दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो देवता है जिनको हम लोग कहते हैं वो है हनुमान जी, है ना? कवन को काज कठिन जग दुनिया में उनके लिए कुछ भी ऐसा भाव नहीं, और वो पहले सुग्रीव के साथ काम करते, लेकिन सुग्रीव उनका क्या उपयोग करता था? उनसे चौकीदारी कराता था। क्या कराता था? चौकीदारी। कि जब सीता का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण जंगल में सीता को ढूंढते हुए कर रहे हैं, वो एक घाटी में है, पेड़ पत्तों से बात
होता कि आप उसके गुण और दोष दोनों देखें। आप दोष छोड़ दीजिए उसके, आप समाज सुधारक नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उसके गुण देखिए और अपनी संस्था के हित में उनका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अब हम लोग इससे तो यहाँ बैठे हैं, हम में 6 तरह के लोग बैठे हैं। ये हिंदी के कुछ अच्छे शब्द हैं, अगर आप में से कोई नोट करना चाहेगा तो कर दीजिए। 6 तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जिनको हम गुप्त प्रज्ञ कहते हैं। गुप्त प्रज्ञ, प्रज्ञा को कभी आते हैं, मेधा को कहते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, पर इनके बॉसेस ने कभी इनका उपयोग नहीं किया। जब अखबार में खबर चलती है फलाना साहब ने ये कर दिया, तो वो कहीं दूर दराज के गांव में पोस्टिंग होती है, वहाँ अखबार पढ़ते हैं और अंदर ही अंदर उनको एक उड़न होती है कि इस काम को हमको यूं कर देते कराने किसी ने कहा ही ना। ठीक है। तो गुप्त प्रज्ञ में वो लोग होते हैं जिनको अवसर नहीं मिले होते हैं, पूरी तरह सक्षम है, योग्य है, पर उन्हें कभी कोई काम नहीं। दूसरे होते हैं, वो होते हैं क्या कहा जाए, सुप्त प्रज्ञ होते हैं। अच्छा, सुप्त प्रज्ञ होने का मतलब ये नहीं है कि चाहता नहीं, हनुमान सुप्त प्रज्ञ थे, उनको जगाने की जरूरत थी। जब सारे बालक अंगद के साथ वहां थे, आप कैसे सीता को खोज करते कौन से बालक गए थे? अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों में रामचरित मानस वगैरह से एलर्जी है क्या सबको? जी नहीं। पढ़ते हो कभी कभार? ऐसे आधान निकाल कर चढ़ के हाथ जोड़ के पढ़ो। बड़ी भाग मानुष पर पावा, बड़ी भाग मानुष पर पावा। आप तो मानुष पर तो पा लिया, पर आगे उसका उपयोग नहीं आया। रामचरित मानस का पढ़े हो तो हाथ में आया। देखिए क्या होता है, जब सुग्रीव ने उन बानरों के समूह को बुलाया और उसको एक वार्निंग दी, थ्रेट दी कि अगर खाली हाथ लौटोगे तो सबको मार दो। तो फिर अंगद के साथ, अंगद युवराज थे, उसको लीडर बनाया गया उस टीम का, और उसमें 12 और 13 सदस्य थे। रामचरित मानस में लिखा है, द्विवेद मयंक नील नल 4 में, अंगद गज विकिता 3 ये 7, दधिमुखी केहर निसठ सठ जामवंत 15। 12 लोग थे और इनमें का प्लस है संख्या। अब ठीक है, ये लोग चले, तो वहां पे समुद्र के किनारे बैठे हैं। अब इनको ये पता लग गया है कि लंका में है सीता, वो संपाति जो जटायु का भाई था उसने बता दिया कि यहाँ से रावण निकला था और रावण लंका में रहता है, लंका यहाँ से इतनी दूर है, मैं अपनी नजरों से देख पाता हूँ, किसी की आंखें मत देख, तो वहां जाएंगे। तो पहला तो अगर आप कभी रामायण का पाठ करते हैं सुंदरकांड का, तो सुंदरकांड का पाठ उसके 1-2 पहले किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे से किया गया, क्योंकि किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे में हनुमान को जगाया गया। अंगद लीडर है, तो अंगद सबसे पहले ऑफर करते हैं उनको कि मैं क्या कर सकता हूँ। अंगद कहते हैं, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं उस तरफ चला जाऊंगा, पूछा ये संशय गति गिरती वाला, लेकिन लौटते वक्त इतना पूछ पाऊंगा या नहीं पूछ पाऊंगा, इसमें थोड़ा डर है। अब सोचिए, अगर हमारा लीडर कभी ये कहे कि मैं ये शायद ना कर पाऊँ, तो हम लोग क्या करें? हम लोग एक दूसरे को कौन नहीं माने, बड़ा नेता बना करता था, उससे कहो तो तुम तो बंदा नहीं, हमसे कह रहे तुम कर लो, ऐसा होता है। इससे हमारी टीम कमजोर होती है। टीम में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि अगर एक आदमी नहीं कर पा रहा तो उसकी तारीफ करके उसको साइड से करो। उसको ये नहीं कहना कि तुम्हें बस ये भर दो, उससे तो वो बेचारा डिप्रेस हो जाए, आगे कुछ करेंगे। तो जामवंत देखते हैं इस चीज को, तो जामवंत अंगद के पास आके कहते हैं कि युवराज आप ऐसा मत कहिए, आप संप्रकाश में योग्य, जहां भगवंत का है तो सब लाए, हटना ही की सब नहीं करना है, लेकिन आपको ग्रेस भी
आपने नहीं लगाई, इसलिए आप शांत हो। जामवंत ने ये तो नहीं कहा तो मैं बस्ती में बैठ जाऊँ, उनकी तारीफ की और धीरे से उनको साइड से फिर वो हनुमान के पास जाते हैं। हनुमान समुद्र के किनारे पालते मार के पद्मासन में भगवान राम का नाम ले रहे हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है हमारे अंदर क्या बात है। जामवंत उनको हिलाते बुलाते हैं, जामवंत सहस्रों ने हनुमाना काचुक साज रघु बलवान, क्या चुप बैठो, पवन तनय बल पवन समान, पवन पुत्र तुम्हारी शक्तियां तो पवन की तरह, बुद्धि विवेक विज्ञान निरासन, बुद्धिमान हो, वैज्ञानिक सोच रखते हो, बलवान हो। कभी हनुमान के ऊपर तो ऐसा नहीं होता, तारीफ का ऐसा नहीं होता। फिर वो कहते हैं कवन को काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम्हारे, ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते, तभी वो उद्वेलित नहीं होते। फिर जामवंत को पिन करते हैं, सही जगह पे पिन करते हैं। स्टोव में बहुत सारे हवा भर दिए पर भी नहीं चल रहा है, तब आप पिन लगाते हैं बर्तन को, फिर एकदम से ढंग से आवाज निकलती है, होता है नहीं। तो सही जगह पिन करना, किसी आदमी को जगाने के लिए उसके मन के ऊपर चोट करना, ये हमको मानस सिखा। वो हनुमान जी से कहते हैं राम काज नदी का वो अवतारा, आपका अवतार राम के काम के लिए हुआ है, और राम का इससे बड़ा कोई काम हो सकता है सीता को ढूंढने से। तो जैसे ये कहते हैं राम काज नदी का अवतारा, सुनते ही भयावह पर्वत आकार है, इतना सुना हनुमान पर्वत की तरह उठ के खड़े हो गए, पूरा शरीर फैला दिया, कनक वरण तनु तेज विराजा, सोने की तरह शरीर चमकने लगा, मानव अपर गिरीश कर राजा, ऐसा लगा जैसे एक और हिमालय का। ये संचालक और संचालक होते हैं, वैसे हिमालय और अपर हिमालय, अपर गिरीश कर राजा, एक और पहाड़ों का राजा था। फिर गर्जना शुरू कर दी, सिंहनाद करि कार हिमारा, आवाज सिंहनाद करते, लील ही नाग हो जल में दिखारा, इस खारे समुद्र को पी जाओ, इसको पूज जाओ, इसको खेल खेल में खत्म कर दूंगा। सहित सहाय रावण ने मारी, रावण को उसके सैनिकों के साथ में मार डाला, और सबको लंका जाने की जरूरत नहीं है, आने हुए यहाँ त्रिकूट पाली, वो त्रिकूट पर्वत जिस पे लंका बसी हुई उसको उखाड़ के यहीं ले आओ। अब तो जामवंत को लगा ये आदमी सब कर देगा तो राम को कौन पूछेगा। अच्छा सोचिए, राम ने रावण को भी मारा होता तो रामलाल श्यामलाल की तरह वो भी चले गए होते। राम के पिता दशरथ को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो राम के पिता थे, पर दशरथ के पिता को आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। लवकुश को इसलिए जानते हैं राम के बच्चे थे, लवकुश के बच्चों को कोई जानता है नहीं। तो राम अगर रावण को नहीं मारते तो राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, रघुवंश सिंह दो हुए थे खत्म। तो जामवंत ने कहा कि भैया सुनो तो एक मिनट, तो हनुमान को लगा तो ज्यादा बोल गया, तो वो जामवंत से कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए। भैया अब आप बताओ दादा करना क्या है? I can do this. I can finish bloody Ravan with his army. I can bring the entire mountain over here. I can do this. I can do that. फिर धीरे से पूछते लेकिन करना क्या? तो जामवंत कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख के कहूं। भैया सिर्फ इतना करना कि वहां जाना, सीता माता को देख लेना और आके बता देना कहाँ बैठे, कोई पेड़ वेड़ हो उसमें नंबर डाल के आ जाना। तो हनुमान जैसी शक्तिशाली चीज को किसने जगाया? जामवंत। तो हम हनुमान जो है सुप्त प्रज्ञ हैं। ऐसे ही हमारे स्टाफ में कई योग्य लोग होते हैं, सक्षम लोग होते हैं, पर उनको आप काम के लिए कभी नहीं कहते, इसलिए वो काम नहीं, और आप रोते रहते हैं कि कोई काम ही नहीं करता। अरे भैया आप किसी से काम कराते हो? नहीं कराते, भरोसा ही नहीं है किसी पे। इक्का तो अपने साथ वालों में अनुमान ढूंढो कौन कौन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं सुप्त प्रज्ञ। तीसरे बड़े खतरनाक होते हैं, ये होते हैं लुप्त प्रज्ञ। लुप्त समझते हैं जो गायब हो जाते, उनको पता लग जाए कि पीएसएफ में
डिविजनल कमिश्नर का दौरा है, तो वो सुबह से 2 बार दाढ़ी बनाएंगे और बेहतरीन स्त्री की और सूट पहनेंगे लगभग, और 1 घंटे पहले स्कूल आ जाएंगे कॉलेज, ठीक। और यहाँ कमिश्नर बैठा है, तो यहाँ से वहां तेजी से निकलेंगे और वहां से यहाँ तेजी से निकलेंगे और ऐसे करते हुए निकलेंगे पसीना। कमिश्नर नोट कर ले कि कितना मेहनती आदमी, पसीना आ रहा है ठंड में, और वो एक पानी की छोटी सी पाउच रखते हैं, उसमें थोड़ा पानी निकाल के चेहरे पे डाल देते हैं, उसी को पोंछते हैं। और फिर कमिश्नर की गाड़ी इस गेट से जाती है और उनकी गाड़ी इस गेट से निकल जाती है, फिर पौधीवार कॉलेज में तभी दिखते हैं जब फिर से कमिश्नर इन प्राणियों को लुप्त प्रकृति है। होते हैं ना अपने स्टाफ में ऐसे कुछ लोग जो वो दस्तक किए और छू, शाम को फिर आ जाएंगे दस्तक। तो अभी आपने देखा लुप्त प्रकृति हुए, सुप्त प्रकृति हुए और लुप्त प्रकृति। अच्छा, चौथे और भी खतरनाक वो होते हैं तृप्त प्रकृति। तृप्त होते हैं, अभी उसमें रिटायरमेंट से 10-15 साल है, तो उन्होंने कहता है चल बहुत हो गया 20 साल से, और हमने क्या ठेका दे रखा है, हमारा पेट भर गया, अब भर गया, तक काम हो गया ना, तो उन्होंने कहते हैं अगर तुम्हारा पेट भर गया तो रिटायरमेंट तनख्वाह और 10 साल चाहिए, काम करना अभी से बंदे तरफ ऐसे ही नहीं पाएगा। इसके बाद होते हैं स्थिर प्रकृति। इस प्रकृति समझते हैं जो किन कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता क्या बैठे। किसी ने कहा भाई सुनो तो दोपहर हो गई यार, लंच का टाइम, अच्छा हो गए जाना तो है तो जाओ, मैडम तो चली तो चलो, वो तो कुछ ही नहीं करता, वो ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, तो चलाना ये होते हैं स्थिर प्रकृति। तो 5 तरह के प्राणी हुए, इनमें से तो आपने देखा कि लुप्त प्रकृति मौका नहीं मिला, सुप्त प्रकृति सोते रहे, लुप्त प्रकृति गायब हो गए, और तृप्त प्रकृति जो है उसका पेट भरा हुआ है, और स्थिर प्रकृति को समझ लिया। फिर आखिर ये संस्थान चलते कैसे? ये संस्थान चलते हैं प्रदीप्त प्रकृति। प्रदीप्त माने जिसके अंदर एक आग जलती है, वो आदमी किसी के लिए काम नहीं करता, वो अपने आप की प्रतिष्ठा की दिखा। यार मेरे यहाँ होने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा तो मेरे होने का क्या मतलब? आज से 25-30 साल पुराने हिंदुस्तान की कल्पना कीजिए, अस्पताल की नर्स कौन होती थी? केरल की, सारी केरल की लड़कियां नर्स। टाइपिस्ट कौन होते थे? मद्रासी लोग होते थे ना। फौज में कौन लोग होते थे? राजस्थान या पंजाब के। हमारे परिस्थिति का आदमी तो बहुत टाइप का बैठा, उसको कुछ लेना देना है, क्योंकि ना तो हमारे ऊपर पाकिस्तान कभी डायरेक्ट हमला करेगा, वो करेगा गुजरात पे, राजस्थान पे, पंजाब पे, ना हमारे यहाँ कभी सुनामी आएगी, समुद्र से चल के बीच में आएगी तो महाराष्ट्र गोवा एंट्री करता है, ना हमारे यहाँ कभी अकाल पड़ेगा, क्योंकि हमारे की जमीन ऐसी है कि ऐसे गेहूं फेंक के आना और 4 महीने बाद फसल काट दो, पानी आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज है। पर ये जो प्रदीप्त प्रकृति लोग होते हैं, ये वही लोग हैं जो फर्क पड़ता है उनके भोजन। समझ में आ गया? कितनों को ये बात समझ में आई कि हमारे बीच में 6 तरह के लोग, इसलिए बुरा मत मानो, वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। एक बहुत पुरानी तो फिल्म आई थी ना, भला है बुरा है जैसा कि मेरा पति मेरा जैसा। अभी जब ये गाना बनना चाहिए था आदमियों के लिए, भली है बुरी है जैसी भी है, उसको बदल ही नहीं सकते। सवारी वाला रोज गली में आवाज लगाता है, फूटा फूटा सामान ले आओ, कभी उसने आवाज नहीं लगाई कि 40 साल पुरानी टीवी बदल। अपनी वाइफ से कहता हूँ ऐसी कोई आवाज आए तो मेरी
वाले आते हैं, डब्बे खरीदते हैं, अखबार खरीदते हैं, चले जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, उन्हें उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के हिसाब से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। और अपने आप को देखिए कि हम किस कैटेगरी में इन 6 में से। अगर हम स्थिर प्रज्ञ हैं तो हमको निकलना पड़ेगा। अगर हम सुप्त प्रज्ञ हैं तो आज के जमाने में जहाँ पे सारे करंट अफेयर्स की बात होती है, तो हमको जागना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा। आज तो ये नहीं कह सकता कि अंग्रेजी में ठीक है, बहुत कॉलेज में भी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंसिटिविटी अंग्रेजी पढ़ाई, सेंट्रल स्कूल में सारी स्कूल, फिर PSC से प्रिंसिपल हो गया, तो आप गए भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी सन 1995 में था, 30 साल पहले। हाँ, आपके जबलपुर जैसे नोटोरियस डिवीजन में मैं ज्वाइंट डायरेक्टर रहा। यूनिसेफ के लिए 5 साल में डायरेक्टर के तौर पर मैंने काम किया। मैं मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन में ओपन स्कूल जो सबसे भ्रष्ट संस्था है आज की, उसका फाउंडर था और पहला कंट्रोलर। और मैंने पहला एग्जाम 27 सेंटर्स पे कुल 1,42,000 में करा लिया था, पेपर छापने से लेके मार्कशीट बनाने तक। और 8 या 10 टाटा सोमो में संदूक में लोहे की खरीद के पेपर भेजे थे, 22,000 में पेपर छपाए। और अगले साल जब आदमी वहाँ डायरेक्टर बना, उसने मुझसे कहा कि ऐसा कैसे क्या होता है, मैंने कहा तो जानूं। तो उसने 1.5 करोड़ का तो पेपर छापने का टिकट दिया और हमने 1,42,000 की परीक्षा मार्कशीट छापने का करा। ठीक है, पर मुझे देर करूँ ज्ञानवर्धन पाठक देखिए, ज्ञानवर्धन पाठक की कॉलेजिएट के एडिशनल डायरेक्टर, वो जब रेपुटेशन पे आए थे ओपन स्कूल में, वो डायरेक्टर बने थे, तो उन्होंने आलोचित क्लास में करके मुझे कंट्रोलर एग्जाम का चार्ज दिया। तो हमेशा याद रखिए, अवसर बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में, अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। आप शिक्षक, कभी आपने सोचा कि एक शिक्षक के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? अभी मैं मैडम से पूछूं, मैडम आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। अच्छा, इन बच्चों में से मैं कहूँ एक हमें दे दूँ तो कितने पैसे देंगे? क्यों? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाते। 5 करोड़ में अपना बच्चा देने को तैयार है। हमें दूसरा सवाल पूछो, आपके घर में मकान दुकान कुल कितना मालवा होगा? 1 करोड़ तो, अरे अब तो सोने ही 1.5 लाख रुपये ही होता है। तो देखिए हमारे घर में टोटल संपत्ति 1-1.5 करोड़ होती है सामान्य लोगों की, जिसमें चल अचल सारी संपत्तियां आ जाती हैं। पर हम 3 दिन के लिए जबलपुर से बाहर जाएंगे तो हमको इसको चौकीदारी का काम देते हैं, इसको हम जानते पहचानते हैं, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन भरोसे का वन ढूंढते, हम पूछेंगे आपसे, जवाब नहीं देंगे, इसको ढूंढते भरोसे का। अब आप जिस स्कूल में टीचर हैं, आपसे तो हमने एक बच्चा मांगा, आपने मना कर दिया। लेकिन जो पेरेंट्स वहां आके आपको अपना बच्चा दे जाते हैं, क्या आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं ये भरोसे लायक टीचर है? कोई नहीं कराता, वो आपको भरोसे का मानते हैं। आप अपने 1 करोड़ के घर की रखवाली के लिए भरोसा का आदमी ढूंढ रहे हैं और अपने अनमोल बच्चे को आपके पैरों में डालते हैं और कहते हैं बेटा यही तुम्हारी माँ, यही तुम्हारे बाप, यही तुम्हारे टीचर। कितना भरोसा करते हैं। और फिर बताइए, जो लोग हम पे इतना भरोसा करते हैं उसके बच्चे को हम ना पढ़ाएं और मोबाइल पे बात करते रहें, बाहर निकल के कम उड़ा रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो क्या हम उसके भरोसे को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या हम अमानत में खयानत नहीं करते? और याद रखिए, अमानत में खयानत से बड़ा पाप कोई दुनिया में नहीं। इसलिए आप अपने महत्व को समझिए। आप जब 1 मिनट लेट आते हैं तो आप सिर्फ 1 मिनट लेट नहीं आते। आप उस क्लास में तो 40 बच्चे हैं तो उनका 1-1 मिनट खराब करते हैं, आप 40 मिनट लेट आते हैं। आपको अपने समय की कीमत आनी चाहिए।
बच्चा कहता है मोहन, टीचर उसको बंद क्लास में आता हुआ नालायक माय नेम इज मोहन नहीं बोल सकते। मेरा सवाल ये है कि माय नेम इज का क्या डालोगे, नाम पूछा था बता तो दिया मोहन, तो बच्चे को डांट के किसने आपने अलग अपने से अलग किया आपने। अरे आपको तो उसको 300 नंबर देना थे, 100 नंबर इस बात के का अंग्रेजी का सवाल समझ गया हिंदुस्तान का बच्चा, 100 नंबर इस बात के तो उसने सही उत्तर दिया, और 100 नंबर इस बात के कि आपके सरकार ने बकवास नहीं की, उसने काम की बात की मोहन। ठीक है, हम ये नहीं करते, हम बच्चे को अनावश्यक रूप से डांटते हैं, और उसकी वजह से उसके बगल में जो शोहर बैठा था वो उसकी बारी आने के पहले पेंसिल नीचे पटक के टेबल के नीचे घुस जाता, पेंसिल ढूंढते कि न सारे पेंसिल से नजरें मिलेंगी ना क्या आएगा। तो बच्चा तो आपसे भाग रहा है, पढ़ेगा कैसे। अरे कभी मैथमेटिक्स के बच्चे के पिछली बेंच पे जो बैठा है गलत सवाल कर रहा है, उसको थोड़ा सा सरका के उसकी बेंच पे बैठ के उसका हाथ पकड़ के सही उत्तर लिख के दिखाओ, फिर देखो वही बच्चा जो 5वीं लाइन में बैठा था कल सबसे पहले स्कूल आके पहली लाइन में बैठा के देगा। क्यों? उसके दिमाग से टीचर का भूत निकल जाए। आज की तारीख में उसे टीचर डरावना लगता है, टीचर कितना भी मेकअप करके आए पर उस बच्चे को टीचर के सीन दिखते हैं कि बिना किसी बात के गाली बकेगा, डांटेगा, और हमें तो छोड़ा हमारे बाप को भी गधा बोलेगा गधे के वाला। क्यों भैया? बच्चा तो आपके इंसान बनने आया, आप उसे मुर्गा बना दें, क्लास में बात पे खड़ा कर दें। मेरी अभी एक किताब प्रकाशित हुई है, संस्मरण है मेरी जिंदगी की 51 किस्से मेरे किस्से। उसमें एक किस्सा है, रिजवान ने शराब पीना छोड़ दी, ये उसका टाइटल है। जब मैं कोलमेंस में था छिंदवाड़ा में, सेंट्रल स्कूल का प्रिंसिपल था, मैंने 8 साल सेंट्रल स्कूल में भी था, तो वहां पे एक लड़का था, उसका नाम था इरफान। इरफान खूब खट्टा खट्टा शेपेड 1 इंच का लड़का था, और उसकी कलाई इतनी चौड़ी थी, मैं हमेशा उसे कहता था इरफान तुझे तो फास्ट बॉलर बनाऊंगा। मैं क्रिकेट खुद भी खेलता था, रणजी तक क्रिकेट खेला, फास्ट बॉलिंग करता था, ओपनिंग करता था, तो मैं इरफान को अपने साथ लेता था। मेरे पास एनफील्ड मोटरसाइकिल थी, बुलेट, वो पीछे मेरा किट लेकर बैठा, हम न्यूट्रल ग्राउंड पे जाते हैं, और मैं देखता कि इरफान बात नहीं करता, इरफान बात नहीं करता, और मैं जब भी देखता था गैलरी में या तो वहाँ खड़ा रहता था, या घुटनों के बल खड़ा रहता था, या क्लास में पीछे खड़ा रहता था। उसकी क्लास टीचर को बुलाया, जोशी मैडम थी, सुनीता जोशी, वो बैंगलोर की थी और अंग्रेजी की बहुत अच्छी थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। नेता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इरफान के साथ? सर वो कुछ भी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, क्लास में जवाब नहीं देता, और ये सर अपना रिजल्ट खराब करेगा 10th क्लास का। मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि कोई बच्चा इतना खराब कैसे हो सकता। तो आप सब बीएड कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, कर रहे थे बीएड में केस स्टडी नाम का एक होता है, तो वो केस स्टडी हम लोग परीक्षा पास करने के लिए करते हैं, उसका उपयोग कभी जीवन में नहीं करते। पर मैंने ईमानदारी वाली बीएड किया था, टीचर्स कॉलेज में हमारा 4 साल का बीएड, तो मैंने डिसाइड किया कि इरफान को अपनी केस स्टडी करना चाहिए। अब इसके लिए उसको समझना बहुत जरूरी था, तो मैं उससे अक्सर बात करता, उसे ग्राउंड पे ले जाता, फिर जब ब्रेक होता तो मैं पेड़ के नीचे बैठ करके वहाँ पे चाय बिस्किट पिला देता, उसे पता इरफान नहीं सकता, बिस्किट तो खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, जब मैं खिलाता। फिर एक दिन मैंने सोचा इरफान को चुप क्यों रहती, क्या दिक्कत क्या है? वो कुछ नहीं बोला। ये सिलसिला 2-4 दिन चला, हर दिन मैं एक ही सवाल पूछता, फिर एक दिन मैं उसके बालों में उंगलियां डाल के उसको कपड़ा गोद में लिटा दिया, मैंने बेटा बताओ कि कैसे चले। आप यकीन मानिए खूब जोर से चिल्लाते रोया, आधा पौने घंटे तक रोता रहा, मैंने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, गोद में सीने से लगा लिया, रोने दिया। फिर मैंने कहा बेटा आ जाओ। उसने दस्तक मेरे अब्दुल कोल माइंस में 1 किलोमीटर नीचे काम करते हैं अंडरग्राउंड में,
लिए मटके लिए बैठे रहते हैं। वो शराब पीते हैं या तो वहीं उड़ल जाते हैं या ओवर टाइम करने फिर चले जाते हैं या घर में आते हैं। सर मेरी 2 अम्मी हैं, मेरी 3 बहन हैं, भाई में अकेला। मेरे अब्बू घर में आते हैं तो उनके हाथ में जो चीज आ जाए वो उठा के किसी को फेंक के मार दें। तो हमारे घर में सर रात को खाना नहीं मिलता, शोर शराबा होता है। आप बताइए सर मैं होमवर्क कब करूँ? सुनीता मैडम मुझे होमवर्क नहीं करने की वजह से बाहर पड़ा कर देती, तो मैं क्लास वर्क भी नहीं कर पाता। अच्छा सर मेरी दिक्कत यह है कि मैं अपनी अम्मियों को पिटते हुए नहीं देख सकता, चाहे मेरे पिताजी क्यों नहीं मारते। और सर मेरी दूसरी दिक्कत यह है कि मैं अपने बाप को खराब नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं उनको भी बहुत इज्जत करता हूँ। आप बताइए 16 साल में लड़के की कितनी बड़ी परेशानी थी। ना वो अपने पिता का जुल्म होते देख सकता, ना ही पिता को वो डांट सकता, मार सकता। तो मैंने कहा अब तुम क्या करोगे? सर मैं किसी दिन खुदकुशी करूँ, मैं अपने आप को मारूँ। मैंने उससे कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिताजी को ठीक करने का जिम्मा मैं लेता हूँ। वो रावणवाड़ा माइंस में काम करते थे, वहाँ के मैनेजर राहुल सिंह थे, उनके बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरे अच्छे संबंध थे। मैंने उनके पास जाना शुरू किया, राहुल सिंह के पास जाता, रिजवान को बुलाओ, रिजवान भी आ जाते, मुझसे बात करता। शुरू में तो मुझे ही गाली देती, मेरी जवान बेटियों और मेरी दोनों बीवियों पे आपकी नजर है क्या? अपनी तरफदारी करते हैं आदमी परेशान है, कोई कारण इसका मैडम उसमें मैंने 6 महीने काम किया। आपको ताज होगा 6 महीने में रिजवान ने शराब पीनी छोड़, और इसके बाद इरफान ने क्लास में टॉप किया। एक बच्चे की सिर्फ उसकी दिक्कत ये थी कि उसके घर में ठंडा था, और जैसे ही घर का माहौल बदला तो बच्चा खराब नहीं था। तो ऐसे ही आपकी क्लास में जो बच्चे आते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में जरा सोचिए कि हम किन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। हम किसी पब्लिक स्कूल में नहीं बैठे हैं जहाँ बच्चे कार में बैठ के आते हों, जहाँ उनके टिफिन में बहुत लजीज खाना होता हो, जहाँ उनकी छोटी छोटी फरमाइश पर उनके पेरेंट्स 1000, 2000, 4000 रुपये दे देते हो किसी फंक्शन में यूनिफॉर्म बनाने के लिए, किसी में कुछ, कभी पिकनिक के नाम पे स्कूल उनका दूर खसट करते हैं। और फिर बदले में सारे बच्चों को फर्स्ट ग्रेड देते हैं। बच्चे ने कुछ नहीं लिखा तो भी वो 99% दे देते हैं। आपको क्या पता? आपको तो पता लगेगा 10th में जब वो सीबीएसई का एग्जाम देगा। 9th क्लास तक जो बच्चा 99% आता है 10th में फेल हो जाता है। तो झांसा देने वाले स्कूल हमारे नहीं हैं। हमारे स्कूल जमीन पे खड़े हुए कच्ची दीवारों और खपरेल वाले स्कूल, जिसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी है कि हमारा टीचर ईमानदार है। जिसमें एक ही चीज अच्छी है कि हमारे टीचर को सरकार का मंत्री या कमिश्नर चाहे तो भी सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, पर महीने भर बाद बहाल करना पड़ता है। आपके गर्दन पर नौकरी खत्म होने वाली तलवार नहीं, इतनी सुरक्षा। और ऐसा भी नहीं है, जो काम करने वाले टीचर है उसका सम्मान भी है। आपने आए दिन अखबारों में देखा होगा किसी टीचर का ट्रांसफर हुआ है, पूरा गाँव हो गया है, बच्चे उसके गले नहीं पड़ते रो रहे हैं। आपने उस टीचर ने क्या किया हो? बस उसने चौक उठा के सही तरीके से पढ़ाया हो, वो समय पे गया हो, उसने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात की। तो व्हाई कांट यू बिल्ड आवर कैरेक्टर? हम अपना कैरेक्टर चरित्र निर्माण करें, हम सच्चे शिक्षक बने। और अगर ऐसा हम कर पाए तो मेरे ख्याल से जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये सार्थक है। देखिए हम लोगों का क्या है, मैं प्रशासन अकादमी जाता हूँ, वहाँ पूरे पिछले हफ्ते ही मेरा लेक्चर था, पूरे 55 कलेक्टर के सामने बैठे, क्योंकि प्रशासन अकादमी में मैं 3 साल डायरेक्टर रहा हूँ। और प्रशासन अकादमी में सर लोग तो गए होंगे ट्रेनिंग के लिए, बहुत बड़ी संस्था है मध्य प्रदेश की, जिसमें IAS, IPS, डिप्टी कलेक्टर, दुनिया के हर डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग देने आते हैं। वहाँ पर मैं 3 साल ट्रेनिंग डायरेक्टर था, तो मैं इनको ट्रेनिंग दिया था। मैंने एक बार IAS लोगों की क्लास में उनसे पूछ लिया कि आप क्या है, तो उन्होंने कहा सर मैं एडिशनल कलेक्टर। मैंने कहा नहीं, गलत है,
आप बताइए आप क्या है? सर मैं तो सिर्फ कलेक्टर हो गया हूँ। मैं कहीं आपको भी नहीं पता आप क्या है। 20 लोगों से पूछा आप क्या है, वो नहीं बता पाया। जैसे मैं अपने मैडम से पूछा आप क्या है, आप क्या है? शिक्षक। देखिए ये भी गलत जवाब था। क्या है, हम लोग सब सर्वेंट हैं। क्या है? सर्वेंट। और किसके सर्वेंट हैं? पब्लिक सर्वेंट। हम सब क्या है? पब्लिक सर्वेंट। तो मैं कलेक्टर होकर बैठा हूं अपने ऑफिस में, लेकिन मेरे दरवाजे पे जो आदमी आया है वो मेरा मालिक है। ठीक है? अब सवाल यह है कि मैं अपनी सीट पे बैठ के फोन पे अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, आज दोनों को लंच में क्या भेजा, या फिर किसी दोस्त से बात करूँ संडे को क्या कर रहे हो, तो मैं काम तो नहीं कर रहा। और सामने कहीं बालाघाट के दूर जंगल से आया हुआ आदमी है, पर्दे के पास खड़ा ये सुन गया, उसने पर्दा हटाया, सर मैं आ जाऊं, और मैं चीख पड़ा, दिखता नहीं है, फोन पे बात कर रहा हूँ। मालिक, तुम अपने मालिक को डांट रहे हो, आप अपने मालिक को डांट रहे हो, जिसके टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम उसको डांट रहे हो। और अगर वो भी भड़क जाए कि हाँ सब सुनाई पड़ रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो, अपनी बीबी से टिफिन के बारे में बात कर रहे हो, दोस्त से पिक्चर जाने की बात कर रहे हो, इसकी तनख्वाह मिलती है, फिर क्या होगा? या वो कोई मतलब की गैलरी में बैठ जाए, धरना देके उसके जो चार से और मेरे लोग जो यहाँ वहाँ हैं वो इकट्ठे हो जाए, तो आप ऑफिसर को सस्पेंड होना पड़ेगा। फिर उस गैलरी से मुख्यमंत्री भी निकलता है, मंत्री भी निकलता है, जब वो बताएंगे कि आदमी इस तरह बात करता है, तो सबसे पहला काम नेता क्या करते हैं? पब्लिक को शांत करते हैं, एक आध अफसर को वैट चढ़ाना उसको चढ़ाना। तो हमेशा याद रखिए पब्लिक सर्वेंट, हम जनता के नौकर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को खुश। तो आपके ऑफिस में कभी इतना करने के लिए आए तो आप ये समझिए, पहले समझिए कि ये दूर से आया क्यों है, हमसे रस्ते में रिजर्वेशन मिला नहीं मिला, फायर किया है कि नहीं, तबियत कैसी है, बीवी का मरीज तो नहीं है, वो सारी दिक्कतें उसकी हैं, आपकी नहीं, आप इसी में बैठे। तो कम से कम उसके आगे से आप इतना तो कर सकते हैं कि बैठे उसको बिठा अपनी शक्ल से बढ़िया पानी पिलाओ, और उससे कहीं सर में 5 मिनट आपसे बात करो, कुछ कर रहे हैं आप अपना टाइम दीजिए। अब वो संतुष्ट होकर बैठ जाएगा सोफे में, आपके प्रति उसकी धारणा अच्छी हो जाएगी कि चलो उन्हें मुझे बैठने के लिए का पानी पिलाए, जब फ्री होंगी तब बात करें। और इसके उल्टा आपने क्या भी नहीं तो बात जो बुलाते हैं तो वो बाहर कितनी देर खड़ा रहेगा, आपको फिर गालियाँ पड़ेगी। अब ठीक बात है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए, आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरों की भावनाओं का कदर करना चाहिए। हर आदमी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके घर में कपड़े नहीं पहनता, हो सकता है आपके घर किसी ऊंचे पद पे नहीं पहुंचा, और उसके अंदर जो इंसान है, हो सकता है उसमें इतनी सारी खूबियां हो कि उसकी आप बराबरी कर ही नहीं सकते। वेरी फर्स्ट थिंग, you need to respect each and everyone whosoever is coming to you for anything, any person, any work. Attend to उसको कंफर्ट दो, पहले उसको शांत करके बिठाओ, फिर उसके बाद काम कर पाए कि नहीं कर पाए किसकी बात नहीं, दूसरे काम को भी बैठाओ। मेरे पास मंत्री नेता तमाम सारे लोग, आप जबलपुर में रहते हैं, आप जानते हैं जबलपुर संभाग की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 24.6% है, कितना? और बाकी जो बच रहे हैं 75.4, उसमें 9 संभाग। जबलपुर संभाग अकेला संभाग है जहां से 52 विधायक चुने जाते हैं। टोटल 230 है, उसमें से 52 अकेले संभाग से। और मैं जब जॉइंट डायरेक्टर था तो मेरा मुख्यमंत्री भी जबलपुर संभाग का छिंदवाड़ा से कमल था, मेरा विधानसभा अध्यक्ष भी कोटे गांव से थे, प्रजापति जी, मेरी विधानसभा के उपाध्यक्ष लालजी से थी, ठीक।
भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन थी उसके अध्यक्ष राकेश सिंह मेरे पड़ोस में रहते थे सिविल लाइन में। फिर यहीं से तरुण मनोज थे, यहीं से गंगौरिया थे, मतलब पूरी ताकत जोधपुर डिवीजन में थी। इसके बाद भी मैंने 2.25 साल में किसी नेता को फोन अटेंड नहीं किया और कोई मुझसे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उनका कोई भी 14 बजे रोड शीट लेके आता था, उसको बिठाता था, चाय पिलाता था और बाद में धीरे से कहता था बॉस ये काम नहीं हो सकता, तुम कई साल तक बैठो और मेरे ऑफिस में बार बार आके आपसे टाइम खराब करना, ये काम नहीं हो सकता, मैंने नहीं हो सकता बता देने के लिए वहाँ से एक फोन आता था कि सर ये नहीं हो सकता, ये हमारा संभव नहीं, और आप जानते हैं सर नियम के बाहर जाके कोई काम कोई पीड़ा नहीं, सब लोग खुश रहते थे कि ऐसा आपका बात करता किसी को क्यों झांसा देना। हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, हम मैनेजमेंट में थे, हमने एक लेक्चर लिया था, हमारा सिस्टम काम करता है, कोई आदमी आपके पास आता है, आपकी एप्लीकेशन हाँ रखो ठीक, फिर कहो 15 दिन बाद देख लेंगे, 15 दिन बाद वो आया, सर क्या वो आएगा, सर वो मैंने एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है, अरे सर अच्छा एक काम करो यार, तुम मिल तो रही थी तो दूसरी दे और उसके 15 दिन तो खराब, फिर आपने एप्लीकेशन ले ली, 15 दिन बाद आए तो आपने कहा अच्छा देखते हैं, बाबू को बुलाया और बाबू को पहले से आपने पढ़ा रखा है, क्या जवाब है? हाँ सक्सेना जी वो इनकी एप्लीकेशन का क्या हुआ? सर वो बढ़ा दिए, अब कहाँ बढ़ा दिए तो देखना पड़ेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर किसके पास है, मतलब आपने उसको 6 महीने घुमाया, 6 महीने बाद का एक बस ये तो काम हो नहीं सकता, क्या मिला आपको? आप पहले भी कहते ना कि मेरी स्तर में ये काम नहीं है, आप अपनी पूरी ताकत दूसरे का लगा दो, बड़े स्तर पे चले जाओ, तो हर चीज ना करें। आप कॉलेज में पढ़ाते अपने बच्चों के साथ बढ़िया मिल मिल के रहिए, बहुत अच्छे से इनसे बात करिए और इनको अच्छी शिक्षक दें। देखो भाई शिक्षक एक शब्द में आपको बता दूं, अगर मैं पूछूं शिक्षक कैसा हो तो आप उसके 50 गुण गिना देंगे, चरित्रवान होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, सदाशयी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और काम हर चीज के गुण होते हैं तो आप, पर इसका एक शब्द में शिक्षक को माँ जैसा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जितनी सारी खूबियां वो एक माँ में तो अगर हम अपने प्रोफेशन में अपना नाम कमाना चाहते हैं, बच्चों से इज्जत पाना चाहते हैं, तो हमको हर बच्चे की माँ की तरह उसको अपना बनाना चाहिए, उसके साथ परेशानी हमारी होगी, उसके चेहरे पर इतनी सी भी शिकन आएगी तो माँ जो अंदर तक फूट जाती है, बच्चे तक आंसू आता है ना बच्चे का, तो माँ उससे ज्यादा ना, तो वो भाव अपने अंदर पैदा करते हैं। मेरी तो अभी एक शिक्षा मंत्री महोदय से बात हो रही थी, बोले तिवारी जी आपके अपने सीनियर ऑफिसर ने बताइए क्या करना चाहिए कि शिक्षा का सिस्टम सुधर जाए। मैंने कहा कुछ मत कीजिए, अपने मुख्यमंत्री को कहूँ टीवी पे जाए और हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश के शिक्षकों से माफी मांगे कि हमने जितने भी प्रयोग किए हैं सबको आप माफ कर दीजिए, आप जैसे पहले पढ़ाते थे आपने दिमाग से और जिसे पढ़ाना आता है उसकी कोई सुनता ही नहीं, तो आप इनसे गाय बैल भैंस बकरी गिनवाना बंद कर दो और हाथ जोड़ के कह दो कि सर आप टीचर को प्लीज पढ़ा दें। तो मैंने कहा 6 महीने में आके शुरू कर दो, ये जो आप करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हो, CM राइज स्कूल बना रहे हो, फलाना बना रहे हो, क्या फायदा होगा इससे? CM राइज स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिया आपने, स्विमिंग पूल को कोई कोच रखा है, बच्चे डूब जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए, मैं जब डिवीजन में ज्वाइंट डायरेक्टर था 1798 हायर सेकेंडरी स्कूल में से 1400 में तो इंग्लिश का टीचर ही नहीं था, संस्कृत वाला अंग्रेजी पढ़ाता था, तो जब इंग्लिश पढ़ाने में इंग्लिश का टीचर नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी में कौन पढ़ाएगा, बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा, ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा, हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, सिविक्स कौन पढ़ाएगा, कॉम्पिटिटिव कॉमर्स कौन पढ़ाएगा? तो सर बिल्डिंग बना दिया, ऑडिटोरियम बना दिया, फर्नीचर देखिए सर हमारा पसंद के गोल बना लो ऐसा करो, खेल का सामान
ने 1700 करोड़ का बजट इसके लिए रखा है। कितना बजट रखा जाता है? 1700 करोड़। मैंने 1700 करोड़ में से 17 करोड़ निकाल के उन अफसरों को दे दो जो योजना बनाने लाते हैं कि तुम्हारा हिस्सा लो और बंद रखो, अब बाकी हमारे स्कूल जैसे चल रहे चले। तो बड़ी जोर से हंसे बोले इतना खराब है डिपार्टमेंट में। आप तो मंत्री हो ना, डिपार्टमेंट खराब नहीं है, डिपार्टमेंट का मंत्री भी खराब है, कोई प्रैक्टिकल बात बनते ही नहीं। तो हमारे पुराने मित्र हैं, तो पहली बार विधायक बने थे, तब से हम लोग बात कर सकते हैं। और आप हमें क्या, हम मोदी से ऐसे बात कर रहे कुछ क्या कर रहे हो बताओ। एक बार रिटायर आप हो गए, तमाम सारे तनाव से हम जिस दिन रिटायर हुए थे अगले 4 दिन तक तो हम अपने व्हाट्सएप में से ग्रुप डिलीट करते थे। इतने ग्रुप थे यार, मंत्रालय से लेके डायरेक्टरेट का, तो फिर संचालकों का ग्रुप, तो फिर संचालकों का, तो फिर पीओ लोगों का, तो वो सीईसी बीआरसी पता नहीं कौन कौन से सी, और उसके बाद सब्जेक्ट टीचर्स के ग्रुप थे जिनको ये बताना पड़ता था कि कैसे आप डायरी भरेंगे, क्या करेंगे। तो फोन खाली करने के बाद ऐसा लगता था बिल्कुल नया खरीदा, अब इसमें कुछ नहीं है। 8-10 दिन तक किसी का फोन भी नहीं आया, क्योंकि जिनके नंबर बकवास के सब ब्लॉक कर दिए। ओहो मैं विनीत को रास्ते में बता रहा था कि कोई मुझे अच्छा कहता है या नहीं कहता, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं जानता हूँ तो मैं अच्छा हूँ। तो इस तरह आप में एक आत्माभिमान होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ठीक हूँ। आखिरी बात करूँगा तो अभी आप उस वक्त से जब आपसे कोई पूछता आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं सरकारी नौकरी करते हैं, फिर डायरेक्टर भी कहते हैं सीनियर